अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT विद फ़हीम अब्बासी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को हम किस तरह रीड करते हैं और उसमें नॉर्मल रेंज क्या-क्या होती हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है। जब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो वो उसमें नॉर्मल रेंज क्या-क्या होती है और इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अंदर कौन-कौन सी सीमन एनालिसिस के लिए टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात की जाए लॉस्ट जब हम पेशेंट आते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल जो है सीमन का पेशेंट से ले लेते हैं। उसके बाद हम मशीन पे रख देते हैं ताकि उसके जो टेम्परेचर है उसके ज़रिए, क्योंकि वो बहुत थिक होता है, तो ताकि वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास लिक्विड कन्वर्ट हो जाए। तो नॉर्मल जो रेंज है वो 15 से 30 मिनट तक है। बात की जाए फिज़िकल एग्जामिनेशन में तो उसमें हमारे पास पीएच जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो इसकी जो हमारे पास जब हम मेजर करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल रेंज जो है ये अल्कलाइन पहले जब सीमन एनालिसिस के लिए पेशेंट आता है लैब के अंदर तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि कितने दिन का गैप है, एब्सटिनेंस टाइम कितना है या लॉस्ट कोइटस कितना है, कितने दिन का वक्फा है। तो नॉर्मली जो होते हैं गैप होते 2 to 5 डेज लाजमी होते हैं। इसके बाद जब हम उससे वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर, अगर लैब में है तो ठीक है, अगर होम से आते हैं तो फिर 10 मिनट के अंदर पहुंचाना लाजमी है। इसके बाद ये फिजिकल एग्जामिनेशन पे जब लैब के अंदर वो लेके आ जाएगा तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे, वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो नॉर्मल वॉल्यूम जो होगा 1.5 से लेकर 5 ml तक हो सकते हैं। कलर ग्रे वाइटिश भी हो सकता है, पिंकिश भी हो सकते हैं और पेल येलो भी हो सकते हैं। जब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे तो टोटल स्पर्म काउंट जो नॉर्मल हो सकते हैं वो हमारे पास 60 मिलियन से 150 मिलियन पर मिलीलीटर के अंदर होने चाहिए। अगर हमारे पास 60 मिलियन हैं तो वो हमारे पास स्पर्म नॉर्मल काउंट में आएंगे। जो स्पर्म एक्टिव होने चाहिए वो हमारे पास मोर देन 40% नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ सम टाइम कुछ स्लगिश भी होते हैं, कुछ डेड भी होते हैं। अगर हमारे पास स्पर्म का एक्टिव जो है वो मोर देन 50% हैं और मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल होंगे तो फिर हमारे पास मतलब कि पेशेंट्स के हमारे पास रिपोर्ट नॉर्मल होती है। स्पर्म जो नॉर्मल होते हैं मॉर्फोलॉजी के हिसाब से तो वो नॉर्मली हमारे पास मोर देन 60% लाजमी होने चाहिए और पस सेल 1 से 2 ठीक है नॉर्मली तौर पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मोर देन हो तो फिर हमारे पास इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। आरबीसीज और एपिथेलियल बिल्कुल नहीं होते, अगर प्रेजेंट हो तो अगर इन्फेक्शंस का चांस हो सकता है। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ डायग्राम्स में आपके सामने शो करूँगा। उसमें आपको मॉर्फोलॉजीज के बारे में बताऊँगा कि स्पर्म्स में क्या क्या मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट हो सकता है। हेड डिफेक्ट हो सकते हैं, उसके हेड लार्ज हो सकते हैं, मिड पीस डिफेक्ट हो सकते हैं और इसके बाद हमारे पास टेल डिफेक्ट हो सकता है। उसमें टेल हमारे पास 2 टेल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेल कई दफ़ा होता ही नहीं है प्रेजेंट। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको पिक्चर में बताऊंगा। इसके अलावा हम टर्मिनोलॉजीज मेडिकल फील्ड के अंदर सीमन एनालिसिस के लिए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सीमन और स्पर्म काउंट सीमन हो ही ना होना तो ये हमारे पास इसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज चूज़ की जाती है एस्पर्मिया। तो इस तरह में बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं सीमन एनालिसिस के मुतालिक, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 इसी लेक्चर का होगा तो उसमें मैं तमाम बातें डिस्कस करूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।